गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आज हम एनटीए, सीयूईटी या डीयू या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो जिसमें हिस्ट्री एक सब्जेक्ट है आपका, तो ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस की सीरीज आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। इससे पहले 9 प्रैक्टिस सेशन की सीरीज की वीडियोस ऑलरेडी आ चुकी हैं, तो आप वो देख सकते हो। आई होप आपको हेल्प करेंगी। एंड ये 10th है। इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए हो तो वो मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी, आप वहां से इसको रेफर करने के लिए डाउनलोड कर सकते हो। तो हेलो एंड वेलकम टू सक्सेस लर्निंग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगर आप चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगे, कुछ इन्फॉर्मेटिव सीखने को मिले तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक कीजिएगा। इसकी पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल पे मैं डाल दूंगी, वहां से आप ले सकते हो। तो शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेशन 10th का फर्स्ट क्वेश्चन। मोहनदास करमचंद गांधी बिकेम महात्मा गांधी ड्यूरिंग डैश। तो इनका इनिशियली नाम वी ऑल नो महात्मा गांधी का मोहनदास करमचंद गांधी था, लेकिन इनको महात्मा गांधी कब कहा जाने लगा, महात्मा का टाइटल कब दिया गया? चंपारण सत्याग्रह के टाइम, रॉलेट सत्याग्रह, अमृतसर सेशन जो कि आईएनसी का हुआ था 1919 में, या फिर खिलाफत मूवमेंट के टाइम पे। तो चंपारण मूवमेंट के टाइम पे मोहनदास करमचंद गांधी was given the title of महात्मा। एंड चंपारण मूवमेंट कब हुई थी? 1917 में। जब गांधी जी आए थे तो उसके बाद उन्होंने इंडिया के अलग अलग जगहों पे वो गए थे और उन्होंने 3 मूवमेंट्स में, बेसिकली चंपारण थी, केड़ा थी, ऐसे उन्होंने पार्टिसिपेट किया था और वहां के लोगों को हेल्प किया था। आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ दीज लॉज या फिर रिफॉर्म्स have far-reaching consequences on nationalist movement in India, trying to remove racial discrimination। जो racial discrimination ब्रिटिशर्स करते थे, ऐसा कौन सा बिल या रिफॉर्म को इंट्रोड्यूस किया गया था जिसने इस नेशनलिस्ट मूवमेंट में इस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को रिमूव करने में हेल्प की थी? एल्बर्ट बिल, लखनऊ पैक्ट, रॉलेट एक्ट या मोर्ले मिंटो रिफॉर्म? तो एल्बर्ट बिल ये 1883 में इंट्रोड्यूस हुआ था। लॉर्ड रिपन ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। इससे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन कैसे रिमूव हो रहा था कि जो भी सीनियर इंडियन जजेस थे वो अब ब्रिटिश या यूरोपियन जो लोग थे उनके ऊपर भी वो जजमेंट दे सकते थे, प्रिसाइड कर सकते थे। एंड ये जो बिल था, क्योंकि इसमें एक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो रहा था, तो जो यूरोपियंस इंडिया में रहते थे उन्होंने इसका काइंड ऑफ अगेंस्ट भी कहा था, तो ये काफी कंट्रोवर्शियल बिल थी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3। द अहमदाबाद सत्याग्रह ऑफ गांधी जी वॉज डायरेक्टेड अगेंस्ट इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, गुजरात मिल ओनर्स, नॉन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ऑफ महाराज, ब्रिटिश नॉन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। तो जो अहमदाबाद सत्याग्रह था ये गुजरात मिल ओनर्स के अगेंस्ट था। जो वहाँ के वर्कर्स के को सपोर्ट किया गांधी जी ने और ये सत्याग्रह किया था। ये 1918 में हुआ था। गुजरात जो अहमदाबाद सत्याग्रह था जो ओनर्स के अगेंस्ट था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4। थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट, ऐसा कौन सा एक्ट था जिसमें सेपरेट इलेक्टोरेट्स ऑफ मुस्लिम फर्स्ट टाइम ब्रिटिश इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858? तो इसमें से कौन सा एक्ट था जिसमें गवर्नमेंट सेपरेट इलेक्टोरेट ब्रिटिश इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था? तो इसका आंसर है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। 1858 तो बहुत ही देर है और ये 35 बहुत लेट। ये दोनों आपको अगर कंफ्यूजन भी हो रही है तो इन दोनों में होगी,
बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नहीं था वो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 था। इस एक्ट में जो मॉर्ले मेंटो भी इस एक्ट को कहा जाता है, इसमें फर्स्ट टाइम सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की गई थी मुस्लिम्स को देने की। तो ये फर्स्ट टाइम उस चीज की बात हुई थी, इसको मॉर्ले मेंटो रिफॉर्म कहते हैं। एंड फर्स्ट टाइम ऐसी कोई सेपरेट इलेक्टोरेट का जिक्र हुआ था। हु वॉज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी, एंड इन्हीं के कहने पे जब गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस आए थे तो उन्होंने इंडिया के अलग अलग जगहों पे टूर किया था। मदन मोहन मालवीय, मोतीलाल नेहरू, दादा भाई नारोजी, गोपाल कृष्ण गोखले। तो जो महात्मा गांधी के मेंटोर और गुरु कहे जाते हैं वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। आगे बढ़ते हैं। विद रेफरेंस टू इंडियन नेशनल मूवमेंट, द फेमस सेफ्टी वॉल्व थ्योरी, एक सेफ्टी वॉल्व थ्योरी थी, इनमें से किससे एसोसिएटेड है? इंडियन नेशनल कांग्रेस के फॉर्मेशन से, पॉलिटिकल एजेंडाज जो मॉडरेट लीडर्स ऑफ कांग्रेस यूज कर रहे थे, मेथड जो रेवोल्यूशनरी एक्टिविस्ट ब्रिटिश ऑफिशियल्स के अगेंस्ट यूज कर रहे थे, या फिर जो मुस्लिम लीग एक सेपरेट नेशन की डिमांड कर रही थी। तो इसमें से किस से एसोसिएटेड था सेफ्टी वॉल्व थ्योरी? तो सेफ्टी वॉल्व थ्योरी जो था ये फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी से रिलेटेड था। इसको एओ ह्यूम ने फाउंड किया था। एंड बेसिकली इसको जो एक अगेंस्ट ब्रिटिशर्स की आवाज उठ रही थी उसको बैलेंस करने के लिए ये एक आईएनसी को फॉर्म किया गया था, और इस थ्योरी को सेफ्टी वॉल्व थ्योरी कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर द रीजंस बिहाइंड द लॉन्च ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को क्यों लॉन्च किया गया था? जलियांवाला बाग मैसेकर, डिससैटिस्फैक्शन विद मॉन्टेग चम्सफोर्ड रिफॉर्म, रॉलेट एक्ट, या फिर खिलाफत एलिगेशन। तो इन किस रीजन के कारण नॉन कॉपरेशन को इंट्रोड्यूस किया गया था? तो नॉन कॉपरेशन को 1920 में इंट्रोड्यूस किया गया था, एंड ये सब रीजंस थे कि इसको इंट्रोड्यूस किया गया। इसीलिए आपका आंसर है 1 2 3 4, ये चारों ही रीजन है। अंडर हुज प्रेसिडेंसी वॉज लाहौर सेशन ऑफ आईएनसी हेल्ड टू पास द रेजोल्यूशन स्वराज? की प्रेसिडेंट कौन थे उस वक्त जब आईएनसी ने लाहौर सेशन में स्वराज वाला जो कॉलिंग थी उसको रेजोल्यूशन को पास किया था? जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, चिरंजीव दास, या फिर मुख्तार अहमद अंसारी। तो इनमें से कौन था लाहौर सेशन की प्रेसिडेंसी जिसके जब ये रेजोल्यूशन कॉलिंग ऑफ स्वराज पास किया गया? तो इसका आंसर है जवाहरलाल नेहरू। आगे बढ़ते हैं। द अर्ली नेशनलिस्ट एक फर्म फाउंडेशन प्रोवाइड कर रहे थे 20th सेंचुरी फ्रीडम मूवमेंट को। तो उन्होंने अर्ली जो नेशनलिस्ट थे उन्होंने कैसे एक फर्म फाउंडेशन प्रोवाइड की थी? पॉलिटिक्स ऑफ पेटिशन, जो उन्होंने पेटिशंस की, कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स के थ्रू, या फिर एजिटेशनल वेज, या फिर इकोनॉमिक क्रिटिक ऑफ कॉलोनियलिज्म। तो अर्ली नेशनलिस्ट्स ने एक फर्म फाउंडेशन जो 20th सेंचुरी फ्रीडम मूवमेंट को दी थी वो थी थ्रू इकोनॉमिक क्रिटिक ऑफ कॉलोनियलिज्म। दादा भाई नारोजी जैसे जो कुछ लीडर्स थे उन्होंने एक फर्म फाउंडेशन देने में हेल्प की थी। आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी ने एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दिया था, और वो एक गांधी इरविन पैक्ट में एंटर किया था उन्होंने 15 मार्च 1931। इस पैक्ट में गांधी जी ने कंसेंटेड, किस बात पे एग्री किया था इस गांधी इरविन पैक्ट पे? कि पार्टिसिपेट इन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, पार्टिसिपेट इन वर्ल्ड वॉर, एग्रीड फॉर डिप्रेस्ड क्लास कैंडिडेट्स कि उनको जॉइंट इलेक्टोरेट में इलेक्ट किया जाएगा, या नन ऑफ द अबव। तो गांधी इरविन पैक्ट में गांधी जी ने कंसेंट किया था कि वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करेंगे।
आगे बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद या सरदार पटेल। तो इनमें से कौन थे जो चेयरमैन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के? तो उसका आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एंड हियर इज द लिस्ट कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे बी आर अम्बेडकर, यूनियन पावर कमेटी या स्टेट कमेटी के जवाहरलाल नेहरू, स्टीयरिंग कमेटी जो थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इनके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो कमेटी थी कॉन्स्टिट्यूएंट कमेटी इसके चेयरमैन थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये कुछ चेयरमैन हैं एंड आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जगह ड्राफ्टिंग कमेटी या स्टेट कमेटी भी दिया जा सकता है। तो आपको ये स्क्रीनशॉट ले लो या इसको बाद में डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम से, तो दिस विल हेल्प यू। आगे बढ़ते हैं। व्हेन वाज द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मूव्ड इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? 9th December 1946, 13th December 1946, 11th December 1946 या 22nd जनवरी 1947। तो कब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को मूव किया था? जवाहरलाल नेहरू ने इसको ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को प्रपोज किया, लेकिन ये मूव कब किया गया था? तो इसका आंसर है 13 दिसंबर 1946। 47 तो हो ही नहीं सकता था, इसमें थोड़ी आपको कंफ्यूजन हो सकती है, बट आंसर इज 13 दिसंबर 1946। Who was the chairman of drafting committee of the Constituent Assembly of India? तो अब देखो, क्योंकि चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी है, इसकी जगह कभी कभी हम कॉन्स्टिट्यूएंट कमेटी समझ के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आंसर लिख देते हैं, जबकि क्योंकि चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी की बात हो रही है तो इसका आंसर है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। इसलिए ये टेबल ना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक बार याद कर लेना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है हु वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? अब ये एक डिफरेंट ओहदे की बात हो रही है। कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर डॉक्टर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू या बी एन राव। तो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर की जब बात होगी ना तो उसका आंसर है बी एन राव। तो आप यहाँ पे ना अगर लिस्ट भी बना रहे हो तो यहाँ पे लिख लेना, ये तो है चेयरमैन की लिस्ट है, बट कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर दैट वुड बी बी एन राव। तो आप ऐसे करके एक लिस्ट प्रिपेयर कर सकते हो। When did Constituent Assembly adopt the Constitution of India? कब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था? 10th जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1948 या 24 मार्च 1946। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन को कब अडॉप्ट किया था? तो आई थिंक आपको ये तो पता ही है कि ये बहुत ज्यादा ही जल्दी की बात हो रही है। एलिमिनेशन मेथड ना हमेशा यूज कर लेना थोड़ा सा। इन दोनों में से जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था वो था 26 नवंबर 1946। और मैंने आपको जब ये चैप्टर एक्सप्लेन किया था 12th का, तो मैंने आपको टाइमलाइन के थ्रू एक्सप्लेन किया था कि साइन हो गया है, अडॉप्ट हो गया था, बन रहा था 46 से, लेकिन 1950 में 26 जनवरी को इसको हमने फाइनली इम्प्लीमेंट किया था। तो 10th जनवरी का तो वैसे भी कोई लेना देना नहीं था। तो ये आप इसीलिए आप इसको बड़े आराम से मार्क कर सकते थे थ्रू एलिमिनेशन मेथड ऑल्सो। आगे बढ़ते हैं। द मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विच ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जिस मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को ड्राफ्ट किया वो ब्रिटिश पार्लियामेंट से नॉमिनेटेड थे, उनको गवर्नर जनरल ने नॉमिनेट किया था, लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ वेरियस प्रोविंसेस के थ्रू इलेक्टेड थे, या इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने इनको इलेक्ट किया था। तो ये बेसिकली किस तरीके से ये मेंबर्स बने थे? तो इसका आंसर है कि जो इलेक्टेड बाय लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ वेरियस प्रोविंसेस, ये जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी प्रोविंसेस की, उन्होंने इसमें फोर्स था कि वो आईएनसी एंड मुस्लिम लीग ने इनको इलेक्ट किया, बट ये नहीं था। इसका आंसर था
कि वो लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ वेरियस प्रोविंसेस ने इनको इलेक्ट किया था। आगे बढ़ते हैं। विच वॉज द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। बेसिस क्या था? रेजोल्यूशन ऑफ इंडिया नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन होगा यहाँ पे, कैबिनेट मिशन प्लान 1946, इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947, रेजोल्यूशन ऑफ जो प्रोविंशियल या स्टेट लेजिस्लेटर ऑफ डोमिनियन ऑफ इंडिया, जो यूनियन टेरिटरीज, जो स्टेट्स थी, प्रोविंसेस थे जहाँ पे प्रिंसेस वगैरह थे, उनके लिए जो रेजोल्यूशन पास किया गया था, वो इनमें से कौन सा था कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का बेसिस? तो ये तो बिल्कुल नहीं था। इंडियन नेशनल कांग्रेस के रेजोल्यूशन से आप पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कोई लेना देना नहीं है, ये पिछले क्वेश्चन में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 ने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली तो पहले बन गई थी। कैबिनेट मिशन प्लान 1946 इज द बेसिस जिसपे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया का वो बेस है। आगे बढ़ते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग पॉलिटिकल पार्टी वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में? इंडियन नेशनल कांग्रेस, मुस्लिम लीग, स्वराज पार्टी या जनता पार्टी? तो इसका आंसर है इंडियन नेशनल कांग्रेस। एंड जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी ये फाउंड की गई थी बाय A.O. ह्यूम। और कब फाउंड की गई थी? 1885 में। और अगर डेट्स की बात करें तो 1906 में मुस्लिम लीग को फाउंड किया गया था। इसके बाद स्वराज पार्टी 1923 में फाउंड की गई थी। और अगर हम जनता पार्टी की बात करें तो 1977, मतलब एक बार चेक कर लेना इसको, बट आई हैव फीलिंग 1977 ही थी। और जो जनता पार्टी थी इसको फाउंड किया था, फाउंडेड बाय जयप्रकाश नारायण। ठीक है, तो ये पार्टीज और इनके जो फाउंडिंग ईयर्स हैं वैसे इतने आते नहीं हैं, बट स्टिल अगर आप टाइमलाइन से लिख के रखना चाहो कि कौन पहले कौन बाद में, तो वो आप कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग, किसने एक डिसाइसिव रोल प्ले किया था प्रिंसली स्टेट्स को इंटीग्रेट करने में इंडिया में? जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर या C. राजगोपालाचारी? तो इसका आंसर तो आई थिंक हर इंसान को पता है, एंड ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है प्रिंसली स्टेट्स के रिगार्डिंग। उसका आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल, एंड ही इज आल्सो नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया। इंडियन नेशनल कांग्रेस डिमांड किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए कौन से ईयर में? 1924, 1914, 1934 या 1946? तो 1946 तो बहुत ही लेट है, 14 बहुत ही जल्दी है, एक्चुअली 24। इसका आंसर है 1934। तब हमने डिमांड किया था इंडियन नेशनल कांग्रेस ने रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो ये थे कुछ 20 क्वेश्चंस। इसमें से आपके कितने ठीक हुए मुझे झटपट कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। कुछ इन्फॉर्मेटिव सीखने को मिला, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक कीजिएगा। कोई भी डाउट हो, सजेशन हो तो यू आर मोस्ट वेलकम, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा। चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं या फिर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो झटपट से सब्सक्राइब कर लीजिए। इसकी PDF मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी तो आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी और डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। एंड अगर इससे पहले की वीडियोस आपने नहीं देखी हैं तो एक पूरी प्लेलिस्ट है CUET हिस्ट्री करके, आप उसमें जाके पुरानी वाली वीडियोस भी देख सकते हैं। तो मिलती हूँ मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।